हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल बिग टूज बायोलॉजी क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं हम लोग। एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा, दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहला जो था होलोजोइक। अमीबा को हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो भाई प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है, यानी बहुत पहले प्राइमरी लाइफ फॉर्म से, इसलिए उनके बारे में समझना जरूरी था। एंड बहुत सिंपल लाइफ प्रोसेस थी उसकी, ठीक है, जो भी नॉट लाइफ प्रोसेस एग्जैक्टली। टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा, हमने उसके सारे पार्ट्स देख लिए थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन, जो एक क्लासिकल हायरार्की है जो फॉलो होता है हर जगह पे किसी भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, राइट। तो अमीबा वाला डायग्राम या फिर एक्सप्लेनेशन अगर आपने नहीं देखा है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, जाइए देख कर आइए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो हम इंसान खाना कैसे खाते हैं, कैसे पचाते हैं, कैसे यूज करते हैं, वही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन डिटेल। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। So as you can see, I have drawn a very beautiful diagram। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, पता नहीं तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक है। सारे पार्ट्स क्लियरली मैंने मेंशन किए हुए हैं, दिख रहा है तुमको सब कुछ, ठीक है। तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या तो फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, राइट। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या फर्क है? देखो, एलिमेंट्री कैनाल मतलब होता है मुंह से तुम्हारा एक ट्यूब है जो स्टार्ट हो रहा है, देख लो यहाँ से कंटिन्यूस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, फिर यहाँ पे मिल रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो माउथ से लेकर एनस तक जो पूरी पाइप है, हम उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। बट जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट गिवन इन अ बुक? दैट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स, व्हिच इज वेरी वेरी नेसेसरी। अब ये जो भी आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, उनका नेचर क्या है? तो बेटा, ग्लैंड होते हैं तीन टाइप के, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? एक्सोक्राइन का मतलब ऐसे ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन, जो कुछ भी वो सिक्रीट करते हैं, वो एक ट्यूब के थ्रू किसी एक स्पेसिफिक जगह पे ही सिक्रीट करेंगे, ठीक है। और एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड, यानी जो ब्लड में खुलेआम अपना सिक्रेशन दे देंगे, उसको जहां जाना है वहां जाए, जहां काम करना है वहां काम करे, ठीक है। और हेटेरोक्राइन मतलब ऐसे लेजेंड्स जो दोनों होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ, यानी जिसकी जब मर्जी है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना सिक्रेशन वो दे देगा। सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जैसे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको पानी पहुंचाता है ट्यूब के द्वारा, आप नल खोलते हो तो पानी आता है। म्युनिसिपलिटी ऐसा करता है, हेलीकॉप्टर में ऊपर से लेकर टांकियां बहा दी, है ना, बारिशें कर दी, ये जाओ लो जिसको जो लेना, नहीं, ऐसा नहीं होता। सबका स्पेसिफिक अपना अपना नल है, वहीं से पानी खुलता आता है जैसे ही नल खुलता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये होता है, ये हो गया एक्सोक्राइन जैसा। एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस, बिना ट्यूब के खुलेआम, जैसे बारिश होती है, इंद्र भगवान बारिश देते हैं, ठीक है। तो ऊपर से भाई बारिश हो रही, नीचे खुले आसमान से सबके बाद जिसको जो चाहिए ले लो, बारिश का पानी जहां जाना है वो वहां जाके अटक जाएगा, सीधी सी बात है। तो वैसा होता है एंडोक्राइन का फंक्शन। एंड हेटेरोक्राइन मतलब दोनों, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटीज और रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है? तो चलिए अब इस डायग्राम को हम लोग लेबल कर देते हैं। लेबल मतलब सारे पार्ट्स को अलग अलग बताना होता है भाई। तो ये है उसका माउथ, यानी अपना ही माउथ बोल सकते हैं, या तो उसका दूसरा नाम है बकल कैविटी, ओरल कैविटी भी कहा जाता है कभी कभी, ठीक है। माउथ कैविटी या तो फिर बकल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड होता है। फिर थोड़ा सा नीचे जाओ, यहाँ पे फेरिंग्स आता है, ठीक है। इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, बट एक पार्ट है तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब जो अपना वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स बोले तो क्या होता है भाई, कि जहां से वाइब्रेशन होने से साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। फिर नीचे वाला पार्ट, दिस वन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो फूड पाइप है, यहां से लेकर यहां तक की जो फूड पाइप है, इसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। बचपन में आपने देखा होगा कि फूड पाइप लिखा था आपके बुक में, अब थोड़े से बड़े हो गए हो तो क्या नाम हो गया इसका? ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस का खत्म जैसे होता है, ईसोफेगस वाली पाइप, ये जो पिंक वाला पार्ट आपको दिख रहा है, आई होप सो, तो ये है आपका स्टमक, पेट, ठीक है, स्टमक, राइट। स्टमक इज द पार्ट। स्टमक के आजू बाजू देख लो क्या है, ये है अपना लिवर, राइट, दिस इज व्हाट, लिवर। लिवर के अंदर आपको एक ये पार्ट दिख रहा है, येलो वाला एम्प्टी पार्ट, दैट इज गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये हो गया अपना गॉल ब्लैडर। फिर ये पत्ते जैसा पार्ट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहेंगे? पेनक्रियाज। फिर पेनक्रियाज में से अब ये जो यहाँ पे जा रही है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा दिस पार्ट, दिस एंटायर पार्ट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके और भी कई पार्ट्स होते हैं, लेकिन आप वो हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो अभी बताने का कोई फायदा नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे इसे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का खाना, अब देखो ये वाली ट्यूब है, यहाँ से पूरा जा रहा है, जो ग्रीन कलर का सरफेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है, हम लोग इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है ये वाला? दिस इज
लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे खत्म होता है दिस पार्ट, ये थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टम। क्या कहेंगे? रेक्टम, ठीक है, रेक्टम। और फिर ये लास्ट वाला पार्ट दिस वन, जहाँ से लास्ट में वेस्ट निकल जाता है, इसे कहते हैं एनस। क्लियर है? सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और आई कैन से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर भी ग्लैंड्स के बारे में तो बताना बाकी है। चलिए तो एक एक करके हर एक ऑर्गन को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है माउथ, ठीक है, तो बात करते हैं माउथ की। तो माउथ या तो फिर बकल कैविटी के अंदर है क्या क्या, मैंने आपको क्या क्या बोला था, याद करो। माउथ के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी अबाउट टीथ। तो मान लेते हैं कि भाई टीथ है, कितने टाइप के टीथ होते हैं बेटा हमारे? 4 टाइप के, ठीक है। अब वो आपके बुक में डिटेल में नहीं दिया तो मैं नहीं जाता उसमें, बता देता हूँ ओरली। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे। कौन से? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर्स का काम होता है भाई कट करना फूड को, जो चूहे टाइप दांत होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फोटो आया होगा शायद, अगर मैं एडिटिंग कर दूंगा तो अगर जोर पड़ता है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो जो जो कटिंग वाला पार्ट है वो इंसिजर्स करता है, जो आगे वाले दांत है ना, ये वाले, ठीक है, ऊपर के, नीचे के भी मतलब। और फिर आता है कैनाइन। कैनाइन मतलब जो शेर के टाइप के दांत है, जो जैसे मीट खाओगे या फिर कुछ ऐसा खाया तो फाड़ने के लिए काम आता है, ठीक है, टीयरिंग कर ली। फिर आता है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, जिसका काम है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग रेस्पेक्टिवली। तो ऐसे करके पूरे सॉलिड फूड को हमको कन्वर्ट करना है इनटू सेमी सॉलिड। ओके, एक बात आपने पूछी ही नहीं कि सर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, डाइजेशन का मतलब तो बोलो। तो डाइजेशन का डेफिनेशन हमने काफी बार किया है, फिर भी बता देता हूं। द डाइजेशन मीन्स conversion of complex insoluble biomacromolecule which are organic matter in nature into simpler biomicromolecule which are soluble and easy to absorb। अभी मैंने बहुत भारी वाला डेफिनेशन बोल दिया, कोई नहीं, सिंपल सा डेफिनेशन ऐसा कहता है कि भाई डाइजेशन मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ और ब्रेकिंग डाउन ऑफ insoluble big molecules into soluble smaller molecules। सिंपल सी बात है, जो वाटर में soluble हो जाएंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हम खाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होता है जिसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब हमारा बॉडी नहीं कर सकता, और क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करवाना है, बिना उसके काम नहीं चलेगा हमारा, तो फिर इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। नाउ दैट ब्रेक डाउन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है फिजिकल ब्रेक डाउन, जो आपका टीथ कर रहा है ना, यानी जो खाना है उसका फिजिकल फॉर्म बदल देना। जैसे अभी सॉलिड था, अब क्या बन जाएगा? सेमी सॉलिड, राइट। तो ये जो बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन मतलब उसके अंदर का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है या फिर केमिकल कंपोनेंट है उसको बदल देना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो देखो टीथ जो है, इट इज यूज्ड फॉर कटिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। तो इतना तो तुम्हारा टीथ कर ही देगा। फिर क्या है माउथ के पास? माउथ के पास फिर आता है टंग, ठीक है, टंग आता है। तो टंग क्या करेगा बेटा? इट विल मिक्स द फूड विथ सलाइवा, मिक्स द फूड विथ सलाइवा। सलाइवा का मतलब होता है थूक, ठीक है। सलाइवा बोले तो क्या? थूक, जो एक लिक्विड निकलता है अपने माउथ में से, सिक्रीट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सलाइवा। अब सलाइवा आया है तो कहां से आया होगा? तो डेफिनेटली सलाइवा को सिक्रीट करने वाले ग्लैंड को मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं कह दूंगा सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स आर नॉट लोकेटेड इनसाइड द माउथ, ये याद रखना। सलाइवरी ग्लैंड कभी माउथ के अंदर नहीं होता है, हम उसको माउथ के अंदर का पार्ट नहीं मानते, बट डाइजेशन में टेक प्लेस कर रहा है, डाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए हमने इसको माउथ के अंदर पढ़ना जरूरी समझा है। बाकी द सलाइवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द चीक्स, ठीक है, वहां पे लोकेटेड होता है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, इसका फंक्शन है टू रिलीज सलाइवा। ये जो सलाइवा है कहां से आ रहा है? सलाइवरी ग्लैंड में से। अब सलाइवा थलाइवा है क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। कौन सा इंपॉर्टेंट काम है? बिकॉज दिस सलाइवरी ग्लैंड विल रिलीज सलाइवा। दिस सलाइवा हैज एन एंजाइम। एंजाइम बोले तो क्या होता है? एंजाइम मतलब होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में बात की थी। इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है? सलाइवरी amylase। Now this salivary amylase will convert the starch present in your food into maltose। किसमें कन्वर्ट कर देगा? स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा इनटू माल्टोज। अब मुझे ये बताइए कि अगर स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है तो उसका नाम स्टार्चेज क्यों नहीं रखा? सिंपल था, जैसे लिपिड को मारने वाला लाइपेज है, ठीक है, तो इसका नाम ऐसा सलाइवरी अमाइलेज क्यों रखा? क्योंकि बेटा जो स्टार्च है तुम्हारा, दैट इज मेड अप ऑफ अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन। किसका बना होता है? अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन। तो इन चीजों का बना होता है स्टार्च, एंड दैट इज द रीजन कि अमाइलोज के ऊपर काम करेगा ये, तो उसको बोलेंगे अमाइलेज। एंड ऑलमोस्ट 30% ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च, कितना प्रतिशत? 30%
डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन द माउथ इटसेल्फ। यानी अगर आपको कोई पूछे कि इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स, कहां पे डाइजेशन चालू हो रहा है फूड का, ओवरऑल फूड का। देखो आपके फूड में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, या फिर लिपिड कह लो, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, राइट, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और विटामिन का डाइजेशन नहीं होता। सीधी सी बात, ओके। क्यों नहीं होता बताऊंगा कभी फ्यूचर में, ठीक है। देखो स्टार्च, देखो अब स्टार्च का कन्वर्जन हो गया इनटू माल्टोज, किसी ना किसी का तो कन्वर्जन हुआ, बात आई समझ में, है ना। देखो माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, सिंपली बताऊं तो, और स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक शुगर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन हो रहा है इनटू सिंपल, क्या कहेंगे, डाइजेशन किसने किया, सलाइवरी अमाइलेज, तो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हो गया। ये एंजाइम ने ब्रेकडाउन किया स्टार्च को माल्टोज में, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन यानी केमिकल ब्रेकडाउन। ये था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट कर दिया इनटू स्मॉलर या फिर सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है ये, केमिकल ब्रेकडाउन होता है। बात आई समझ में, स्टार्च अलग केमिकल है, माल्टोज अलग केमिकल है, कन्वर्जन हो गया केमिकल चेंज। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई डाइजेशन इज द फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। आगे बढ़ेंगे तो माउथ के अंदर इतना ही डाइजेशन होगा तो हम इसे कहते हैं पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ। अब ये जो माउथ है यहां से, अब देखो सलाइवा के साथ जो टंग ने मिक्स किया तो क्या होता है, सलाइवा वेट्स द फूड। सलाइवा क्या करता है, सलाइवा वेट्स द फूड। अब फूड को गीला करके क्या ही मजा आएगा, बताइए जरा, फूड को गीला करके क्या मजा आएगा, ताकि हम उसको इजीली स्वेलो कर सके ना, अंदर घटकना भी तो है तो ही तो अंदर जाएगा, है ना, ऐसा ठूस ठूस के थोड़ी ना घुसेंगे, ठीक है। तो सलाइवा वेट्स द फूड to make it easy to swallow, to make it easy to swallow, swallow करना यानी घटकने के लिए आसान पड़ेगा। अब मुझे बताओ टंग जो है क्या उसके पास सिर्फ एक ही काम है कि भाई वो मिक्स करेगा, नहीं, टंग ऑल्सो हैज टेस्ट बर्ड्स टू टेस्ट द फूड। टंग हैज टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे अलग अलग टेस्ट आता है। आप कुछ भी खाना खाइए, खट्टा मीठा कड़वा तीखा स्पाइसी सॉल्टी व्हाटसोएवर, ये सारा का सारा जो टेस्ट है किसके वजह से आता है, टंग के। तो टंग हैज टेस्ट बर्ड्स टू टेस्ट द फूड। अब मुझे बताइए अगर आप फूड को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको पता नहीं चलता कि भाई खाने का टेस्ट कैसा है, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स योर टेस्ट बर्ड्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, है ना। तो इस मामले में क्या किया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं गया चिकन चिली खाने, बहुत तीखा स्पाइसी बना दिया, ठीक है, और मुझे पता ही नहीं चला कि तीखा है। मेरे दोस्त लोग उसका खाया भी नहीं किया, वो लोग बोले भाई इतना तीखा है तू खा कैसे रहा है, ठीक है, हाउ यू आर ईटिंग। तो मैंने बोला अपने तो चिल है भाई, कुछ फील ही नहीं हो रहा, टेस्ट तो मुझे आ ही नहीं रहा, तो मैं तो खाऊंगा ढेर सारा, ठीक है, पेल के खाएंगे अपन, तो खा लिया। अब क्या मुझे पता चलेगा कि वो तीखा था, हाँ या ना, मेरे टेस्ट बर्ड काम नहीं कर रहे, क्या जवाब होगा आपका। अब बोलोगे सर सिंपल सी बात है ना, टेस्ट बर्ड नहीं तो फिर क्या ही पता चलेगा आपको, इसलिए तो खा रहे हो। बात सही है, आज पता नहीं चलेगा, कल सुबह पता चलेगा भाई, ठीक है, जब निकालने जाएंगे। कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा तुमको, डोंट वरी। तो चलिए माउथ का भी जो काम है हो गया, माउथ से भाई तुम्हारा फूड स्वेलो हो चुका है, फेरिंग्स लैरिंग्स को क्रॉस कर चुका है, अब जाएगा ईसोफेगस में। तो बच्चों ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ये आपको याद रखना, मैं इसके लिए स्पेशली बोर्ड पे कुछ नहीं लिखूंगा। ईसोफेगस इज द पार्ट विच इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक ट्यूबुलर पाइप है, देख सकते हैं आप, एक पाइप है जो नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। तो ट्यूबुलर पाइप है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एडल्ट के अंदर, और यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। डाइजेस्टिव ग्लैंड का नहीं होने का मतलब यहाँ पे कोई डाइजेशन वाला एक्टिविटी तो नहीं होगा, सिर्फ फूड का जो ट्रांसफर है ऊपर से लेकर नीचे होगा, नीचे जाके कहाँ छोड़ देगा, माउथ में। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सोचने वाली ये है कि ईसोफेगस के अंदर ऐसा तो कौन सा मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से फूड नीचे जा रहा है। अब बोलोगे सर सीधी सी पाइप है, ऐसे भी तो चले जाएगा, बात सही है, लेकिन ये इर्रेगुलर फोल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर। इसका मतलब क्या, इतना आसान नहीं है फूड का जाना, ठीक है। तो यहां पे होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, राइट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, यूं इस तरह, यहां से दबाया नीचे गया, फिर दबाया फिर नीचे गया, फिर दबाया फिर नीचे गया, तो इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल होता है, माउथ से लेकर एनस तक, यहां पे कुछ ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से तुम्हारा फूड नीचे चला गया इनटू द स्टमक। अब देखेंगे कि भाई स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। उसके पहले मेरा एक सवाल, आपने यहाँ पे डायग्राम अगर नोटिस किया तो ऊपर से भी एक पाइप आ रहा है, तो ये पाइप कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा नजाल कैविटी है। अब हवा भी यहीं से आएगी, फूड भी यहीं से जाएगा, हवा को जाना था लंग्स में, फूड को जाना है स्टमक में। अगर गलती से फूड तुम्हारा स्टमक में घुस गया तो, सॉरी स्टमक में तो घुसेगा ही, अगर फूड तुम्हारा गलती से लंग्स में घुस गया तो दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, मर भी सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। तो इसका मैं तुमको आंसर बताऊंगा जब अपने रेस्पिरेशन का डायग्राम देखेंगे, ठीक है, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा ना मैं तब तुमको बताऊंगा, अभी जगह नहीं है फालतू में,
घुसाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। चलो, तो अब हम लोग को देखना है स्टमक। चलिए देखेंगे स्टमक को। तो स्टमक है भाई ये वाला पार्ट, ये तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो लाइन बनाई है मैंने, दिस इज डायफ्राम, इसका भी काम रेस्पिरेशन में ही होता है। उसके नीचे है तुम्हारा स्टमक। तो स्टमक का लोकेशन अगर मैं कहूँ तो इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मतलब देखो छाती के नीचे से लेकर कमर के ऊपर तक, उसको बोलते हैं अपना एब्डोमिन, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में है तुम्हारा स्टमक। एंड स्टमक इज ऑल्सो नोन एज द मोस्ट डायलेटेड ऑर्गन। यहाँ मैंने ऊपर लिखा हुआ है मोस्ट डायलेटेड ऑर्गन का मतलब क्या होता है, वो अपना साइज सबसे ज्यादा एडजस्ट कर सकता है ड्यू टू द इररेगुलर फोल्डिंग्स प्रेजेंट इन द स्टमक व्हिच आर नोन एज रूगे, RUGAE। ये क्या बोला मैंने, ये शब्द आप सुनेंगे 11th स्टैंडर्ड में अगर साइंस लेके बायोलॉजी लिया तो। बताता हूं तुमको रूगे करता क्या है। मान लो कि सुबह सुबह मैं गया पॉटी करके आ गया, तो मेरा पेट अभी फ्लैट है, ठीक है, मतलब मैं वैसे भी पतला हूं तो मेरा फ्लैट है। अब फिर मैंने ब्रेकफास्ट खाया, थोड़ा सा भरेगा, फिर लंच खाया, थोड़ा और भरेगा, इवनिंग स्नैक्स लिए और भरेगा, डिनर खाया और भरेगा, भर भर के मान लो पहले मेरा पेट सुबह सुबह कुछ ऐसा था, अब थोड़ा सा ऐसा हो गया। हुआ, ये जो आपको कर्व दिख रहा है वो आया, डेफिनेटली आया, ठीक है। तो अब ये जो कर्व आया, इसके लिए तुम्हारे स्टमक का एक्सटेंड होना जरूरी था। तो ये एक्सटेंशन कौन कॉज करेगा, रूगे, अंडरस्टूड। तो रूगे जो है तुम्हारा ये एक्सटेंशन या फिर ऐसा बढ़ना वाला जो स्टमक का साइज बढ़ जाता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मोस्ट डायलेटेड ऑर्गन का मतलब वो अपना साइज एडजस्ट कर सकता है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ स्टमक। चलिए अब हम देखते हैं कि स्टमक में हो क्या रहा है। तो फूड जो है अपना मैक्सिमम टाइम स्टमक के अंदर स्पेंड करना पसंद करता है, ठीक है। तो फूड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्टमक। फूड क्योंकि इनिशियल डाइजेशन वाला फेज है ना, तो फूड स्पेंड्स, अब ये कैसा फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PD फूड, समझ जाना आप लोग, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि उसका पार्शियल डाइजेशन तो हो चुका ना माउथ के अंदर, ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन हो गया इनटू माल्टोज। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्पेंड्स most of its time in stomach, most of its time around 2 to 3 hours depending upon the type of food that you have ate, right। तो most of its time in stomach। तो stomach के अंदर आपका फूड जो है मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है। यहाँ पे होता क्या है, चर्निंग एंड ग्राइंडिंग मूवमेंट्स। कौन सा मूवमेंट होता है, चर्निंग एंड ग्राइंडिंग मूवमेंट्स होते हैं। चर्निंग एंड ग्राइंडिंग, चर्निंग एंड ग्राइंडिंग मतलब बहुत सारा घुमाना, तोड़ना, फोड़ना, मरोड़ना, ये सारे मूवमेंट कहाँ पे हो रहे हैं, स्टमक के अंदर है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वहीं पे स्पेंड कर रहा है। अब ये देखते हैं कि भाई ये तुमने देख लिया फिजिकल ब्रेकडाउन, चर्निंग एंड ग्राइंडिंग मूवमेंट। अब केमिकल ब्रेकडाउन की बात करते हैं। केमिकल ब्रेकडाउन करना है, क्या चाहिए रहेगा तुमको, वेरी गुड, एंजाइम चाहिए, है ना। तो एंजाइम आएगा कहाँ से, तो उसके पास रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होगा यहाँ पे, वेरी ऑब्वियस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द स्टमक व्हिच सिक्रीट्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है क्या सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगा। पेट के अंदर जो जूस आए उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो अगर आपको कोई एग्जाम में पूछ ले गिव द एग्जांपल ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, तो डाइजेस्टिव जूसेस में आपको गैस्ट्रिक जूस तो लिखना ही है। इसके बाद एक और आएगा इंटेस्टिनल जूसेस, बताऊंगा तुमको। तो गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स क्या क्या, तो गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, काफी एसिडिक होता है, ठीक है, भयंकर एसिडिक, pH 1 से 3 कर देगा। उसके बाद होता है म्यूकस, म्यूकस बोले तो प्रोटेक्टिव लेयर आता है। और उसके बाद आता है HCl, म्यूकस, और क्या आएगा, एंजाइम, एग्जैक्टली, पेप्सिनोजेन। एक एंजाइम आता है पेप्सिनोजेन। अब जब जब किसी भी एंजाइम के पीछे जन लगे ना बेटा, ये देखो ये जो जन लगा है, दिस जन मीन्स एंजाइम इज इनएक्टिव। क्या है, अभी इनएक्टिव है, यानी है तो सही लेकिन नल्ला है, कुछ कर नहीं सकता अभी, ठीक है, उसके बस में कुछ है ही नहीं, कुछ करने ही नहीं दे रहा अपन, ठीक है। तो भाई जो HCl है, म्यूकस है, पेप्सिनोजेन है, इन तीनों से क्या बना है तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस। एक एक का फंक्शन देख लेते हैं फटाफट। HCl प्रोवाइड करेगा एसिडिक मीडिया, क्या प्रोवाइड करेगा, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अलावा इट ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया, किल्स बैक्टीरिया। आई होप सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से दिखना चाहिए, ओके दिख रहा है ना, वेरी गुड। किल्स द बैक्टीरिया एंड एसिडिक मीडियम। किल्स कौन सा बैक्टीरिया, क्योंकि भाई तुमने जो खाना खाया उसको तेल में तल के खाया था, सैनिटाइजर में तो नहीं सीधी सी बात है। तो बैक्टीरिया तो घुसेगा ही पेट में, तो पेट के अंदर जो भी बैक्टीरिया घुस रहा है कौन मारेगा उसको, HCl, इट विल किल्स द बैक्टीरिया और वॉट एवर द पैथोजन दैट हैज एंटर्ड इनटू योर स्टमक, जो उसके बस में है। फिर होता है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्यों देना है, ताकि ये जो तुम्हारा पेप्सिनोजेन है, इनएक्टिव है, नल्ला है, वो थोड़ा सा काम कर ले, ठीक है। तो फ्री में तो काम नहीं करेगा, तो उसका एसिडिक मीडियम देंगे। तो दिस पेप्सिनोजेन विल कन्वर्ट इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिन, ठीक है। अब तुम्हारे खाने में मैंने कहा था पहले ही कि क्या क्या होता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन तो है, प्रोटीन का कन्वर्जन करेगा पेप्सिन इनटू पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड। किस में कन्वर्जन हो जाएगा, पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड्स। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल ब्रेकडाउन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द स्टमक। सो कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स
that is the long chain polymer of amino acid, which is a complex molecule, into simpler molecule that is peptone और peptide. प्रोटीन का कन्वर्जन पेप्टोन्स और पेप्टाइड यानी सिंपलर यूनिट्स में कौन कर दे रहा है? पेप्सिन. कहां पे है ये? तो गैस्ट्रिक जूस में. गैस्ट्रिक जूस में और क्या क्या? HCl एंड म्यूकस. अब बात करते हैं म्यूकस की. तो म्यूकस क्या कर रहा है? तो देखो, तुम्हारे पेट के अंदर तेजाब की बारिश हो रही है, भयंकर एसिडिक मीडियम मचा रखा है. अब अगर तुम्हारा खाना नहीं पहुंचा टाइम पे, या फिर अगर पहुंच भी जाता है, तो खाने के अलावा एसिड तुम्हारे स्टमक के वॉल को भी तो डैमेज कर सकता है. यस और नो? सही बात है. अगर तेजाब को तुम किसी चीज के ऊपर डालो तो उसको जला देता है. तुम्हारी तो फिर भी चमड़ी है, तुम्हारी क्या मेरी भी, हर किसी की. ठीक है, तो वहां पे कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो म्यूकस. तो म्यूकस एक फ्लूइड है, ठीक है, डेंस फ्लूइड है, जो क्या करता है, पूरे स्टमक के वॉल के ऊपर अपनी एक लाइन बना लेता है, जिसके वजह से एसिड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता स्टमक के वॉल से. अगर ऐसा हो गया तो पेट में छाले पड़ जाएंगे, अल्सर्स, जिसको पेप्टिक अल्सर्स बोलते हैं. पेट के अंदर का अल्सर पेप्टिक अल्सर. ठीक है, तो अगर ये एसिड स्टमक के ऊपर आ जाता तो अल्सर हो जाता. तो उसको रोकने के लिए कौन है हमारे पास? हीरो है अपना म्यूकस. तो म्यूकस इज सिक्रेटेड फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड्स, एज सिंपल एज दैट, राइट. सो आई होप आपको स्टमक के अंदर का डाइजेशन समझ में आ गया है. ब्रेकडाउन दो टाइप के हैं. फिजिकल वाला कौन सा है? ग्राइंडिंग एंड चर्निंग मूवमेंट्स. केमिकल ब्रेकडाउन कौन सा है इसका? तो फिर जो पेप्सिन है, इट विल कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स. दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर. HCl का काम है किल्स द बैक्टीरिया एंड एसिडिक मीडियम. उस एसिडिक मीडियम में ये जो पेप्सिन है तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा, पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाएगा इनटू पेप्सिन, और फिर धूम मचा देगा. क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक. अब जो तुम्हारा खाना है, स्टमक से एंट्री मारेगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्टमक से खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वो फिर से रिवर्स गियर लेके पीछे नहीं आएगा. ये कौन देखेगा? तो पाइलोरिक स्पिंस्टर. पाइलोरिक स्पिंस्टर इज अ मसल विच इज प्रेजेंट ओवर हियर. स्टमक के नीचे वाले पार्ट को पाइलोरस कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो स्पिंस्टर है उसको बोलेंगे पाइलोरिक स्पिंस्टर. तो पाइलोरिक स्पिंस्टर मसल विल क्लोज एज सुन एज द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ लेट्स चेक आउट कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो क्या रहा है. So let's see what happens to the food, or we can say the partially digested food in the small intestine. तो ये रहा, मैंने लिख दिया small intestine के बारे में कुछ, that it is a highly coiled and narrow structure. अब मैंने बोला है कि भाई जो small intestine है that is 6.5 meter long. The longest part of alimentary canal is small intestine. अब ये क्या बात हुई? बायोलॉजी की विडंबना देखो. स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लॉन्ग है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है, लेकिन नाम रख दिया स्मॉल. ये क्या बात हुई? तो नाम स्मॉल इसीलिए रखा, उसका भी कारण है. कारण यह है बिकॉज इट इज हाईली नैरो. बहुत पतला है, सुकड़ा हुआ रास्ता है, ठीक है, ऐसा एकदम पतला, ठीक है, समझ रहे हो. तो जो हाईली नैरो स्ट्रक्चर है, नैरो होने की वजह से उसका नाम रख दिया स्मॉल इंटेस्टाइन. समझ में आई बात? तो बस इतना सा लॉजिक है, ज्यादा अपने को ध्यान देना नहीं है. स्मॉल इंटेस्टाइन में फिजिकल ब्रेकडाउन क्या है? तो वही है फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तोड़ मरोड़ के घुमाएगा. देख लो भाई, इतना कॉइल्ड है, फूड उसके अंदर से जाएगा तो क्या ही होगा. ठीक है, पिचक पिचक के पूरा डाइजेशन हो ही जाना है. पूरे डाइजेशन से मेरा कहने का मतलब है दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. क्या कहा मैंने? कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन. ये मेरा एब्जॉर्प्शन ऐसा लिखता हूं मैं, ठीक है. तो इट इज द कंप्लीट साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी इसके बाद फूड के पास कुछ भी नहीं बचेगा कि वो डाइजेस्ट हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए. कहने का मतलब कि इसके बाद फूड में कुछ ऐसा रह ही नहीं गया कि अपने को उसको तोड़ना पड़े. पूरा सॉल्युबलाइज हो जाएगा, पूरा सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा एज मच एज इट इज पॉसिबल इन द ह्यूमन बॉडी. वो सब कुछ काम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में अब होगा क्या. तो फूड ने यहाँ पे एंट्री मारी. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स. ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड डियोडिनम, बीच वाला पार्ट होता है जेजनम, नीचे वाला पार्ट होता है इलियम. डियोडेनम, जेजनम, इलियम. बट आपकी बुक में नहीं दिया तो अपन उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, एज सिंपल एज दैट. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो जूस रिलीज होता है उसको कहते हैं इंटेस्टिनल जूस. कौन सा जूस कहेंगे? इंटेस्टिनल जूसेस. इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होने वाला जूस इंटेस्टिनल जूसेस. इंटेस्टिनल जूसेस आते कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन अपना सिक्रीशन लेता कहाँ से, ये समझिए. तो है हमारे पास लिवर, है हमारे पास पेनक्रियाज, राइट. लिवर इज द बाई लोब्ड स्ट्रक्चर. ऐसे 2 लोब होते हैं लिवर में एक्चुअली, ठीक है, और उसके अंदर से जो जूस निकलता है उसको हम बोलते हैं बाइल जूस. पेनक्रियाज में से जो जूस निकलता है उसे हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस. तो लिवर विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाज विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, कॉमनली कॉल्ड एज हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट. लिवर में से जो डक्ट आता है हेपाटो, पेनक्रियाज में से आता है पेनक्रियाटिक, तो हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट, उसमें से जो सारा का सारा जूस है आ जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. समझ में आया? ओके, चलिए. तो इंटेस्टिनल जूसेस में क्या क्या है? तो सबसे पहले तुम्हारा बाइल जूस है, ठीक है, बाइल जूस, और दूसरा है पेनक्रियाटिक जूस, राइट. बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस.
रिलीज करने वाले ग्लैंड कौन सा? तो बाइल जूस रिलीज होता है फ्रॉम लिवर, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है फ्रॉम पेनक्रियाज, ठीक है। तो लिवर ये रहा, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लिवर, तो लिवर अपना बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है, पेनक्रियास अपना जूस सिक्रेट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे पेनक्रियाटिक जूस। तो बाइल जूस प्लस पेनक्रियाटिक जूस विल गिव यू इंटेस्टिनल जूस। बाइल आ रहा है लिवर से, पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है पेनक्रियास से, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी जो बाइल जूस है स्टोर कहाँ पे होता है? यहाँ पे तुमको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, गॉल ब्लैडर, ये रहा गॉल ब्लैडर, ओके। सो गॉल ब्लैडर के दो फंक्शन है, गॉल ब्लैडर लिखते हैं, तो गॉल ब्लैडर के दो फंक्शन क्या है बेटा? गॉल ब्लैडर जो है इट विल स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स द बाइल। ये क्या बात हुई? स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स द बाइल। कॉन्सेंट्रेट्स द बाइल मतलब बाइल को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब होता है ज़्यादा एफिकेसी आएगी, ज़्यादा इफेक्टिव आएगा वो, ठीक है। उसके अंदर का जो भी मॉलिक्यूल है उसका अमाउंट बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू वाटर। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बाइल जूस में है क्या, ठीक है। तो देखो, बाइल जूस कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। बाइल जूस में क्या क्या? दो चीज़ें होती हैं। एक होता है बाइल सॉल्ट, क्या होता है? बाइल सॉल्ट, प्लस दूसरा होता है बाइल पिगमेंट्स। क्या होता है? बाइल पिगमेंट्स। तो बाइल पिगमेंट्स जो है, बाइल पिगमेंट का काम होता है तुम्हारे टट्टी को कलर देना। सिंपल है, सही बात है, यही होता है। आप ऐसा बोलोगे सर ये क्या बात है, छी गंदी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं। तो जो बाइल सॉल्ट है, सॉरी बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट का फंक्शन है टू इम्पार्ट द कलर टू योर फीसेस। टट्टी को हम लोग फीसेस बोलते हैं, फीसेस और स्टूल, ठीक है। लेकिन उस स्टूल के ऊपर आप बैठ नहीं सकते, बैठने से वो स्टूल निकलता है ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की विडंबना देख रहे हो भाई साहब, है ना, ऐसा ऐसा वर्ड है, बोलो। तो बाइल जूस जो है क्या 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 कंसिस्ट कर रहा है? बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट क्या करता है? बाइल सॉल्ट डज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब क्या? फैट मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो सकते अपने अंदर, ठीक है, डायरेक्टली उनका डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करना इनटू छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स कन्वर्जन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ओवर हियर इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब होता है ब्रेक डाउन करके उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में बना देना, ताकि उसके ऊपर काम करना आसान हो जाए, ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा। आप ये सोचो, अगर एक बड़ा सा बॉल है और एक छोटा सा टेनिस बॉल है और ऐसे 10 टेनिस बॉल को मिला के एक बड़ा बॉल बनना, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? टेनिस बॉल का ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग हैं वो लोग, तो ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल हो गया। बॉल का तो सिर्फ आउटर सरफेस अवेलेबल है। आ रही है बात समझ में? आई होप सो यस। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कर देगा कौन? बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट का अगर अमाउंट बढ़ाना है तो उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करना पड़ेगा, सिंपल, ओके। तो आपने ये समझ लिया कि बाइल जूस का काम क्या है। एक और इसका काम है टू प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम। सबके अपने अपने नखरे हैं, देख लो। स्टमक के अंदर क्या हो रहा था? स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन वाला जो एंजाइम था उसको चाहिए था एसिडिक मीडियम, तो ही वो एक्टिवेट होगा। बाइल जूस दे रहा है अल्कलाइन मीडियम। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस में जो तुम्हारा एंजाइम्स हैं, 3 एंजाइम होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, उन सभी को चाहिए होता है अल्कलाइन मीडियम। उन्होंने बोला भाई अपने को बेस पसंद है, ठीक है, पेनक्रियास को बेस पसंद है, तो जो बेसिक मीडियम है या फिर जो एंजाइम अल्कलाइन मीडियम है, एंजाइम को वो ज़्यादा पसंद आ रहा है यहाँ पे। सो इन अल्कलाइन मीडियम ओनली द एंजाइम्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विल गेट एक्टिवेटेड। क्लियर है? ओके। तो पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम है कौन कौन से? तो सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन किसका डाइजेस्ट करेगा? ट्रिप्सिन विल कन्वर्ट ऑल द प्रोटीन्स, मैं कार्बोहाइड्रेट लिखने जा रहा था, ऑल द प्रोटीन्स, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे सर स्टमक के अंदर भी तो डाइजेशन हो ही गया था ना प्रोटीन का, तो बेशक हुआ था, लेकिन प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हुआ था इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, एंड जरूरी नहीं है सारा का सारा प्रोटीन पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो ही गया। तो जो बचा है प्रोटीन या फिर जो पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स है, उन सभी का डाइजेशन करके इनटू कन्वर्ट कर देगा वो अमीनो एसिड। क्या किस में कन्वर्ट कर देगा? द सिंगल यूनिट्स आर नोन एज अमीनो एसिड, द मोनोमर्स। ये तो एक बड़ा सा पॉलीमर है, उसका कन्वर्जन कर देगा इनटू मोनोमर। कौन करके देगा? ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन भी पहले ट्रिप्सिनोजन ही था, जैसे ही अल्कलाइन मीडियम बन जाता है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन विल कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। याद हो गई बात? बहुत बढ़िया। अमीनो एसिड के बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या था बेटा? स्टार्च। स्टार्च में क्या था? अमाइलोज। तो उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? अमाइलेज। सलाइवा का अमाइलेज था तो सलाइवरी अमाइलेज, इंटेस्टाइन का अमाइलेज था तो सिर्फ अमाइलेज। तो अमाइलेज विल कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइलेज विल कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द फाइनल यूनिट्स नोन एज ग्लूकोज। इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा बच्चा? इनटू ग्लूकोज। एज सिंपल एज दैट। बात आ रही है समझ में? तो कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन हो गया इनटू ग्लूकोज। कौन करके दे रहा है? ये अमाइलेज करके दे रहा है। क्लियर है? तो अमाइलेज ने कन्वर्जन कर दिया ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। तो ये पहला एंजाइम था तुम्हारा ट्रिप्सिन, ये दूसरा एंजाइम आएगा अमाइलेज। अब तीसरा एंजाइम है लाइपेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी सी जगह बना के,
राइट। ओके, आई होप गंदा तो नहीं दिख रहा है ना, चलेगा, वैसे अपना ही बोर्ड है, कहीं भी लिखो। तो तीसरा एंजाइम है अपना लाइपेज। क्या है? लाइपेज। समझ जाना आप लोग यहाँ पे। तो लाइपेज जो है लिपिड या फिर फैट्स को कन्वर्ट कर देगा। लाइपेज का एक्शन हो रहा है, लिपिड भी लिख देते हैं यहाँ पे, लिपिड थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा ना। यस, लिपिड्स, आई होप सो दिख रहा है, उसमें छोटा सा दिखेगा, कोई नहीं, चलो। तो फैट्स या लिपिड्स को कन्वर्ट कर देगा लाइपेज इनटू फैटी एसिड। किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये मैं फैटी लिखा है, ठीक है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। किस में कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। आई नो यहाँ पे थोड़ा सा घुचुड़ मुचुड़ हो गया, छोटा सा, कोई बात नहीं, जगह नहीं थी तो। लाइपेज विल कन्वर्ट द फैट और लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। सो दीज आर द फाइनल यूनिट्स ऑफ डाइजेशन। ये तुम्हारा डाइजेशन खत्म होता है। बात आ रही है समझ में? देखो क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस मिलकर क्या बना रहे हैं? इंटेस्टिनल जूसेस। इंटेस्टिनल जूसेस में क्या क्या है? बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस आ रहा है लिवर में से, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा ताकि कॉन्सेंट्रेट हो जाए। किसका कॉन्सेंट्रेशन? बाइल सॉल्ट का, ताकि वो कन्वर्ट कर दे बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स, राइट। दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फिर बाइल पिगमेंट्स स्पॉटी को कलर देगा। अल्कलाइन मीडियम है तो कन्वर्जन ऑफ inactive enzyme into active enzyme will take place. Enzymes will convert the bio macromolecule into bio micromolecule, छोटे छोटे यूनिट में। तो प्रोटीन का कन्वर्जन हो गया into अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन हो गया into ग्लूकोज, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पॉसिबल, एंड लाइपेज ने कन्वर्ट कर दिया फैट या फिर लिपिड्स की बात करें into फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। तो ये पूरा का पूरा केमिकल फिजिकल ब्रेकडाउन फूड का हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन? यस, राइट। बट मैंने ये भी कहा था कि इट इज ऑल्सो द कंप्लीट साइट फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ, अभी मैं कुछ लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन का खत्म होता है अपना, राइट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ अबाउट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में हो क्या रहा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो लेयर है, उसके अंदर वाले लेयर में होता है विलाई। क्या होता है? विली या फिर विलाई, ऐसा कुछ बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक फोटो आएगा, तो जो विलाई है, विलाई विल हैव द स्मॉल इट इज द स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के ऊपर होते हैं, ठीक है। वैसे स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देगा, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देगा। सीधी सी बात सोचो ना यार, अगर मैं सीधी लाइन बना रहा हूँ और इतनी जगह पे अगर मैं ऐसी वाली लाइन बना रहा हूँ, तो कौन सी डोरी लंबी हुई? ऑब्वियसली नीचे वाली। आपको दिख भी रही है क्या? मैंने किधर बनाया? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है शायद, कोई नहीं, चलो यहाँ पे बना देते हैं फिर से। ये एक सीधी लाइन बना रहा हूँ और ये एक ऐसी लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ कौन सी वाली? नीचे वाली। बट ऑब्वियसली उसको खींचूंगा तो लंबा हो जाएगा, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा? नीचे वाले का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर भी ना ऐसे छोटे छोटे विलाई लाइक स्ट्रक्चर है। क्या करेंगे ये लोग सरफेस एरिया बढ़ा देंगे फॉर एब्जॉर्प्शन। तो जितना भी खाना डाइजेस्ट हुआ है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होना मांगता है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें से एनर्जी भी तो निकालनी है। फूड इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी। लेकिन आपको बचपन में लोगों ने बताना भूल गए कि फूड गिव्स अस एनर्जी बट इट ऑल्सो गिव्स स्लीप। नींद आती है भाई खाना खा के, है ना। ढेर सारा चावल खा जाओ, बेड पे लेट जाओ, कुंभकर्ण, है ना, सो जाओगे, ठीक है। तो ये होता है, कोई बात नहीं। ओके, चलिए, जो बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, मेरा हाथ लग गया ग्लास पर और ग्लास नीचे गिर के टूट गया। कांच का ग्लास, नवाबों वाले शौक हैं, और फैल गया पानी। कोई नहीं, चलो साफ सफाई तो हो जाएगी। यस, हम लोग बात कर रहे थे अब स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर अगर वो सरफेस एरिया बढ़ा देगा तो डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन जल्दी हो पाएगा। बिकॉज हमको एब्जॉर्ब करना ही क्यों है? क्योंकि जो फूड आपका डाइजेस्ट हुआ है उसको यूज़ भी तो करना है, यूटिलाइजेशन, ठीक है। सो उसके लिए अपने पास है विलाई। विलाई के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो विलाई भी होते हैं। अब ये जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है, दिस एब्जॉर्ब फूड विल बी असिमिलेटेड, यानी यूज होगा कहाँ पे जाके? सेल के अंदर पहुंच के। चलिए, ये हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन शुड बी रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के आजू बाजू का ढेर सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, तभी जाके आपका फूड जो है एब्जॉर्ब हो पाएगा इनटू ब्लड। सही बात है। तो हो गया फूड एब्जॉर्ब। अब जो भी अनएब्जॉर्ब फूड है वो कहाँ जाएगा? इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या फूड? ये पूरा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में घूमेगा और फिर नीचे रेक्टम में जाके स्टोर हो जाएगा। कहने का मतलब, अब जो भी तुम्हारा अनएब्जॉर्ब्ड डाइजेशन का जो प्रोडक्ट बचा है, बाई प्रोडक्ट, वो क्या है? वेस्ट। और उस वेस्ट को हम लोग कहते हैं स्टूल और फीसेस, ठीक है। स्टूल या फीसेस जो कुछ ऐसा दिखता है, यस, ये जाके स्टोर होता है इन रेक्टम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम ही क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा होता है रीएब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एसेंशियल एलिमेंट्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो भी आपका वेस्ट है उसमें से भी अगर कुछ काम है तो वो भी निकाल देगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिया पहले, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इसीलिए क्योंकि वो वाइड है इन स्ट्रक्चर और उसके अंदर से सारा का सारा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है। सो एट द एंड अब जो भी तुम्हारा बचा हम उसे कहेंगे स्टूल
या तो हम कहेंगे फीसिस। ये बैठने वाला स्टूल नहीं है, ये वो स्टूल है जो बैठ के निकाला जाता है। ये मैंने आपको बहुत बार बोला, ठीक है। तो फीसिस या तो स्टूल, जो भी आपका वेस्ट है, ये सारा का सारा स्टोर होगा रेक्टम में, और जैसे ही रेक्टम में कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका वेस्ट बॉडी के बाहर। खत्म। सो दिस इज द एंटायर टॉपिक अबाउट माउथ से लेकर एनस तक जो फूड की आपकी जर्नी रही है, कि कैसे उसने अपना पूरा का पूरा डाइजेशन खत्म किया एंड कैसे हम लोग पूरे फूड को यूटिलाइज करेंगे इन आवर बॉडी। अब यूटिलाइजेशन वाला पार्ट आता है रेस्पिरेशन में, तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में वी विल एंड द टॉपिक ओवर हियर। सो आई होप आपको समझ में आया है। इफ यू हैव लाइक्ड इट सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी, तकलीफ हो तो। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट सो गो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूंगा ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।